हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मुस्कान। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, स्टेट पीसीएस, एसएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत के गवर्नेंस सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि देश कैसे चलेगा, सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे और गवर्नमेंट की पावर्स क्या होंगी। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट फीचर्स को। पहला फीचर्स है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे पहला फीचर है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बोलता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे। देखो यहाँ लिखा है 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। और आज काफ़ी अमेंडमेंट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है। अब सवाल ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा क्यों है। आप देख रहे हो ना कि 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, इतना लंबा क्यों है। इसका रीज़न बहुत सारा है। पहला, भारत का जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। दूसरा, देश में लिंग्विस्टिक, कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी है। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फ्यूचर प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर डिटेल प्रोविजन दिया। फोर्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कई प्रोविजंस को भी अडॉप्ट किया गया। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड पॉइंट है बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बोरोइंग का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। कुछ इंपॉर्टेंट बोरोइंग्स को देखते हैं हम लोग, जैसे कि पहला है यूके यानी ब्रिटेन। यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट गवर्नमेंट, ये सब चीज़ बोरो किया है। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बोरो किया है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को बोरो किया है। कनाडा से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर को बोरो किया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग, ये सब बोरो किया है। जर्मनी से भी हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को बोरो किया है। और कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर बोरो किया, भी मैंने बताया। और यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बोरो किया है। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए कि हमने कौन से कंट्री से क्या बोरो किया है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड फीचर्स की। तो थर्ड फीचर्स आता है, देखो सेकंड फीचर में हमने बात किया ना हमने क्या क्या बोरो किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन फीचर्स, जो फीचर्स उसमें है ना, इन फीचर्स को डायरेक्टली कॉपी नहीं किया है। इन्हें इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। ऐसा नहीं कि हमने जो कंट्री से जो भी कुछ बोरो किया सेम वही चीज़ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, ऐसा नहीं है। उसमें काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है। सीधा हमने कॉपी नहीं किया है, हमने उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत रिजिड होते हैं और कुछ बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कुछ प्रोविजंस काफ़ी सिंपल, कुछ प्रोविजंस सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो जाते हैं, एग्जाम्पल, स्टेट बाउंड्रीज चेंज करना। और कुछ प्रोविजंस स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड होते हैं। और कुछ प्रोविजंस के लिए पार्लियामेंट के साथ साथ आधे स्टेट्स की अप्रूवल भी चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल भी है और चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट भी कर सकता है। अभी मैंने बोला ना, कुछ के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कुछ के लिए स्पेशल चाहिए, कुछ स्टेट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस अमेंड करता है, चेंजेस अप्लाई करता है, ये सब करता है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल के साथ साथ रिजिडिटी भी है। ठीक है, अब फोर्थ फीचर्स पे आते हैं, वो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। जैसे कि फेडरल का फीचर्स पहले पता करते हैं फेडरल का क्या क्या फीचर्स होता है। फेडरल में आता है डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लेकिन इंडियन फेडरलिज्म प्योर फेडरल नहीं है। अब बात करते हैं यूनिटरी के फीचर्स की। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप,
स्ट्रॉन्ग सेंटर, इमरजेंसी पावर्स। इसी वजह से केसी वेयर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, एक बोल सकते हैं कि थिंकर थे या फिर जो भी थे, उन्होंने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा गया है। ठीक है, क्वासी फेडरल इन नेचर है। ठीक है, यानी नॉर्मल सिचुएशन में फेडरल और इमरजेंसी में यूनिटरी। ठीक है, फिफ्थ फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस इंडिया ने ब्रिटिश मॉडल को अडॉप्ट किया है। यहाँ दो एग्जीक्यूटिव होते हैं। फर्स्ट होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो कि प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और दूसरा होता है रियल एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। अब बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का एक्चुअल हेड होता है। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो एक्चुअल हेड होता है गवर्नमेंट का। उसके बाद आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सिस्टम अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक कंट्रोल को इंश्योर करता है। अब सिक्स्थ फीचर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, यूएसए में जुडिशरी सुप्रीम मानी जाती है। इंडिया ने दोनों सिस्टम्स को बैलेंस बनाया है। पार्लियामेंट लॉज बना सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। इसी प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसलिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। आपको पता होना चाहिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम, यहाँ लिखा हुआ है देखो, आप इससे पॉइंट स्टार मार्क दे सकते हो। ठीक है, अब आते हैं सेवेंथ पे जो कि है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। स्ट्रक्चर में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। देखो देखो ऐसे। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है ताकि गवर्नमेंट प्रेशर ना डाल सके। अब फंक्शंस की बात करते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर माना जाता है और सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट भी होता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी की बैकबोन मानी जाती है। अब एट्थ फीचर क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप ये चीज अपने नोट्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पार्ट 3 में दिए गए हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब का जिक्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स में इंपॉर्टेंट राइट्स कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। पहला है राइट टू इक्वालिटी, सब लोग कानून के सामने बराबर हैं। ठीक है, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट और प्रोफेशन की फ्रीडम। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर पर प्रोहिबिशन। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन। लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर राइट्स वायोलेट होते हैं तो कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। ठीक है, अब नाइन्थ फीचर की बात करें तो जो कि है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में था, ये पार्ट 4 में है। ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि वेलफेयर स्टेट कैसे स्टैब्लिश करनी है। अब डीपीएसपी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वल पे, फ्री एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। ये राइट्स कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते लेकिन गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं 10th फीचर की, तो वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। कब ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज? बताओ। 1976 में।
ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में 1976 में, ठीक है। और आज टोटल 11 ड्यूटीज़ है। अभी टोटल कितना ड्यूटीज़ है? 11 ड्यूटीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ये सिटीजन्स को राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी याद दिलाती है। अब बात करते हैं 11th फीचर की, जो कि है सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इसका मतलब कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, सब रिलीजियंस को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। सिटीजन्स किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। इंडियन सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है सर्वधर्म संभव, यानी सभी धर्मों का सम्मान, ठीक है। इंडिया में ये कोट है ना लिखा हुआ, सर्वधर्म संभव, यानी सभी धर्मों का सम्मान इंडिया में होता है, ठीक है। सेकुलर स्टेट का पॉइंट क्लियर होता है। अब आता है 12th पॉइंट, जो कि है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। हर इंडियन सिटीजन जिसका एज 18 ईयर्स या उससे अधिक, उससे ऊपर है, वो वोट दे सकते हैं। वोट देने के लिए आपके पास, आप रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एजुकेशन, वेल्थ, कोई मैटर नहीं करता है। यह डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट का सिस्टम चलता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और आप रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एजुकेशन, वेल्थ के बेसिस पे कोई मैटर नहीं करता, आप सबका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। 1 पर्सन 1 वोट है, आप 18+ हो, आप वोट दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है सिंगल सिटीजनशिप। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक सिटीजनशिप है। आप बिहार, महाराष्ट्र या तमिलनाडु के अलग सिटीजन्स नहीं हैं, आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स हैं, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते आप बिहार के सिटीजन हो, नहीं, आप इंडिया के सिटीजन हो। ओनली इंडियन सिटीजनशिप चलता है इंडिया में। इससे नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 14th पे, जो कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन एंड सीएजी। ये इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। नेक्स्ट फीचर है इमरजेंसी प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस देता है। फर्स्ट पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, ठीक है। वॉर, एक्सटर्नल एक्सेशन या आर्म्ड रिबेलियन के टाइम नेशनल इमरजेंसी लागू होता है। अब सेकंड है प्रेसिडेंट्स रूल। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर दे तब प्रेसिडेंट्स रूल आता है। थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अगर डेंजर हो, मतलब कि कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर डेंजर में हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान सेंटर की पावर काफ़ी बढ़ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम जो सेंटर होता है उसकी पावर काफ़ी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 3 tier गवर्नमेंट। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद इंडिया में 3 tier गवर्नेंस सिस्टम बना। जैसे लेवल वाइज बात करें तो पहले आता है यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ लिखा हुआ देखो, यूनियन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, फिर आता है, सॉरी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर आता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में आता है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जो कि 73 और 74th अमेंडमेंट में है, ठीक है। 73 और 74th अमेंडमेंट में, ठीक है। और इसे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ठीक है। अब लास्ट फीचर्स की बात करें, जो कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है वेलफेयर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट गोल वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगी, बल्कि सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए भी काम करेगी, ठीक है। फोकस एरिया इनका होगा एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड पॉवर्टी रिडक्शन। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों मिलकर वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन कौन मिलकर बनाते हैं? फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी। तो दोस्तों,
ये था साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की साइलेंट फीचर्स ही दुनिया का सबसे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन में से एक बनाती है। इसमें फेडरलिज्म भी है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है और वेलफेयर स्टेट का विजन भी है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को भारत की डेमोक्रेसी का बैकबोन कहा जाता है। अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन 17 फीचर्स को कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने इस लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया है। अब बात करते हैं कोर्ट की। जो कोर्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ वेहिकल ऑफ लाइफ। ये कोट B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है। ठीक है, आप ये कोट भी लिख सकते हो अपने मेंस के आंसर में। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।